जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, जिनका NDA-1 2024 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है आंसर की मैच करने के बाद। उन बच्चों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आपका टारगेट NDA-2 2024 है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने इस वीडियो में सारा चीज़ कवर किया दोस्तों कि आपको कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को लगाने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। और ये वीडियो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस पे बनाया हूँ दोस्तों कि मैंने कैसे अपना सेल्फ स्टडी करके खुद से एग्ज़ाम को क्लियर किया था दोस्तों। तो पूरा जो स्ट्रेटजी है वो हमारे एक्सपीरियंस पे ही है दोस्तों। आप अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको भी राइट स्ट्रेटजी और गाइडेंस मिल सके और आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ दोस्तों। अगर आप एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे दोस्तों खुद से, तो फिर आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा और आप बार बार एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो NDA में जो आपका क्वेश्चंस जो आते हैं, NDA में पहले तो 2 पेपर होता है, मैथ्स और GAT। मैथ पेपर 1 और GAT पेपर 2 दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो मेन प्रॉब्लम अभी आ रहा है दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में, वो बच्चे बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा टफ़र साइड में सेट हो रहा है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अभी आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर हो रहा है दोस्तों, वो काफ़ी टफ क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि कई लोग नहीं बना पा रहे हैं। टफ क्वेश्चन सेट होने के बाद भी रिज़ल्ट उतना ही आएगा जो जितना आता है, और अगर इजी क्वेश्चंस भी है रिजल्ट उतना ही आएगा जितना जाता है। सिर्फ यहाँ फ़र्क ये पड़ता है दोस्तों कि अगर इजी क्वेश्चंस आते हैं तो आपका कट ऑफ 360 एंड एबव चली जाती है, और जब आपका टफ क्वेश्चंस आता है तो 300 एंड बिलो जाती है। रिजल्ट्स तो उतने ही आते हैं, रिजल्ट्स में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैं बात करूँगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपने आप को एवरेज कैंडिडेट मानते हैं, और वो उनको अपने खुद पे बिलीव है कि अगर मैं राइट डायरेक्शन में अगर मैं वर्क करूं, अगर राइट स्ट्रेटजी के साथ मैं अपना एफर्ट डालूं तो मेरा रिज़ल्ट हो सकता है। ऐसे कैंडिडेट के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जो कैंडिडेट सोचते हैं कि हमें बैठे बैठे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। कृपया करके ये वीडियो आप नहीं देखें। जो कैंडिडेट सोचते हैं कि दोस्तों मैं एफ़र्ट डालकर एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता हूँ, उन कैंडिडेट के लिए ये वीडियो है। तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। इसमें एक एक चीज़ बारीकी से समझना, और उसमें आप अपना खुद से दिमाग बैठ के लगाना वीडियो देखने के बाद कि आपका कौन सा एरिया वीकर है, कौन सा एरिया में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है ताकि आपका रिज़ल्ट क्लियर हो पाए दोस्तों। मैं इसमें बहुत तरीके से समझाऊंगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका रिज़ल्ट बढ़िया आ पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स को लेकर दोस्तों। देखिए दोस्तों, जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात है दोस्तों, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स के क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चंस में से मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों, अभी का जो पैटर्न है उसमें 20% ऑफ द क्वेश्चंस मैं मान के चल रहा हूँ कि वो नहीं बनेगा दोस्तों। एग्ज़ाम टाइम में बनाना वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। ऐसी वाली सिचुएशन है एग्ज़ाम हॉल में। जो 20% क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं NDA एग्ज़ाम में, जो मैथमेटिक्स में जो 20% ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज़ 24 क्वेश्चंस, इफ़ यू गो एंड चेक इट इज़ totally illogical to make the questions in the exam, and you will simply waste your time and you will not come to any conclusion and you will not come to any answer, and rather than you will leave all the easy questions which are left behind, which can fetch you another 2.5 marks for each and every question। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले आपको दिमाग में एक बात बैठा के ही जाना है दोस्तों कि 120 क्वेश्चंस में से 20% ऑफ द क्वेश्चंस आपको नहीं बनाने हैं। अब आपका जो मेन स्ट्रेटजी होगा वो होगा कि 24 क्वेश्चन कौन से हैं जिनको आपको नहीं बनाने हैं। 24 क्वेश्चंस में तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से सारे क्वेश्चंस पूछ दिए, जो आप नहीं पढ़ के गए हैं उसी में से आपका 24 का 24 क्वेश्चन भारी पूछ दिए, ऐसा तो नहीं है। हर एक टॉपिक में से कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों जो कि टफ़र साइड में होंगे, उनको आपको आइडेंटिफाई करनी है, उनको आपको अटेंड नहीं करने हैं। तो मैं मान के चलता हूँ दोस्तों अभी तक कि 96 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेंडेबल हैं, ठीक है।
96 क्वेश्चंस में मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ दोस्तों कि 16 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगेंगे, लेकिन वो टाइम आप अगर किसी और क्वेश्चंस में देते तो वो आपको ज़्यादा मार्क फेच करती। तो अनदर 16 क्वेश्चंस आल्सो यू फॉरगेट। नाउ यू कम टू 80-40। अब 40 क्वेश्चंस तो आपके लिए मैं आसान कर दिया। 40 क्वेश्चन तो आपको छूना भी नहीं है एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद। 40 क्वेश्चंस को जो आपको लगता है कि आपने एक बार पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, उसको रिजेक्ट कर दो वहीं के वहीं। अब बच गए 80 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चंस में ध्यान लगाना है दोस्तों कि आपसे कौन कौन क्वेश्चंस बननी चाहिए। 80 क्वेश्चंस जो ऐसे होंगे दोस्तों कि अगर उसमें आप थोड़ा सा भी टाइम व्यतीत कीजिएगा, वहाँ पे क्वेश्चंस पे अगर थोड़ा सा भी टाइम दोगे तो आपसे वो क्वेश्चंस बन जाएंगे, यदि आप प्रिपेयर करके गए हो तो मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों कि अभी तक 80 क्वेश्चंस जो हुए वो 80 क्वेश्चंस पे आ गए हम लोग दोस्तों। 80 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको तो अटेंड करने ही हैं। यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, यदि आपको लगता है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए, तो आप 80 क्वेश्चंस पे आना चाहिए। क्योंकि यदि आपको फिर भी लगता है कि नहीं मेरा तो सिर्फ 75 वाले कैटेगरी वाले, देखो दोस्तों मैं यहाँ पे एवरेज कैंडिडेट का बात करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोस्तों आप 75 मार्क्स ले लो आपका रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों देखो वो सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। वो उन बच्चों के लिए होता है दोस्तों जहाँ पे आप श्योर हैं कि आपका जीएटी में 350 मार्क्स आ जाएगा। उन कैंडिडेट्स के लिए है जस्ट पास मार्क गेटिंग इन मैथमेटिक्स इज़ मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जामिनेशन। मैं यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों एवरेज कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए ताकि आप 80 क्वेश्चन तक कम से कम पहुँच जाओ दोस्तों। 80 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं दोस्तों। एग्ज़ाम हॉल में उतना टाइम मिलता है दोस्तों कि आप 80 क्वेश्चंस कर सकते हो। उस लेवल का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए दोस्तों। आप क्लियरली आप 80 क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। अब 80 क्वेश्चंस के बाद मैं बता रहा हूँ 80 क्वेश्चंस में कैंडिडेट ए जो है वो 70 क्वेश्चंस करेक्ट किया, 10 क्वेश्चंस रॉन्ग किया। कैंडिडेट ए 70 क्वेश्चंस करेक्ट किया, 10 क्वेश्चंस रॉन्ग किया। ये मार्क्स जो आपका बनेगा दोस्तों 165 टू 66 मार्क्स बनेगा। एक्यूरेटली तो मैं 166 ही बनेगा, 160 पॉइंट कुछ बनेगा। 166 मार्क्स आपका बन गया दोस्तों। अब देखिए 166 मार्क्स बनने के बाद दोस्तों अब कैंडिडेट बी बोलेगा कि सर मेरा एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, तो ठीक है मैं मान के चल रहा हूँ कि कैंडिडेट ए जो है वो अच्छा खासा पढ़ाई किया है और उन्होंने 80 क्वेश्चंस लगाए, 80 में से 70 करेक्ट हुआ, 10 रॉन्ग हुआ, 166 हुआ। ठीक, एवरेज कैंडिडेट का मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए एक सिनेरियो ये हो गया, ये काफ़ी आइडियल सिचुएशन हो गया। इसमें थोड़ा सा कम नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ बॉयज आएंगे जो कि ऐसा कर पाएँ। तो मैं सिचुएशन बी लेता हूँ दोस्तों, कैंडिडेट बी का मैं लेता हूँ। ये भी 80 क्वेश्चंस ही अटेंड करेगा। देखो अगर आप 80 क्वेश्चंस नहीं अटेंड कर रहे हो दोस्तों तो मतलब ये वीडियो आपके लिए नहीं है दोस्तों। आपको मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी आपको कहाँ से लगानी है क्वेश्चन, आपको किसको फॉलो करना है ताकि आप 80 क्वेश्चन तक पहुँच जाओ दोस्तों। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है। लेकिन कैंडिडेट बी बोलता है कि सर मेरा 65 करेक्ट हुआ, 15 रॉन्ग हुआ। ठीक है, 65 भी अगर आपका करेक्ट होता है दोस्तों और 15 रॉन्ग होता है तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका 60 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, मतलब 150 मार्क्स आपको एनडीए मैथ्स में आ रहे हैं। दैट इज़ अराउंड 50% ऑफ द मार्क्स which you are getting in the NDA examination. That is more than sufficient to clear this type of paper which is coming nowadays year on year. तो दोस्तों यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर हमारा प्रिपरेशन इस लेवल का हो कि हम 80 क्वेश्चन तक पहुँच जाएं तो क्यों नहीं करेंगे दोस्तों। यदि मैं आपको राइट गाइडेंस दे रहा हूँ, राइट टीचर बता रहा हूँ, मैं आपको करेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ, तो आपको क्यों नहीं 80 क्वेश्चन पहुँच पाएंगे। आप ज़रूर पहुँच पाइएगा दोस्तों। और आप खुद से मॉक पेपर लगा कर देखना, ये स्ट्रेटेजी करने के बाद आप खुद से मॉक पेपर लगा कर देखना, एक कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। और एग्ज़ाम में सिर्फ एक कॉन्फिडेंस चाहिए दोस्तों, उसके बाद आप एग्ज़ाम खुद से क्लियर कर पाओगे। ये तो उन बच्चों के लिए है दोस्तों जिनका
जिनको एवरेज कैंडिडेट्स के लिए है, जो सोचते हैं कि मेरा जीएटी में 225 250 मार्क्स आ जाएगा और मैथ्स में अराउंड 150 मार्क्स, तो ओवरऑल मेरिट में भी कोई इशू नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूँगा उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको लगता है कि मेरा तो जीएटी में तो वैसे ही 300 मार्क्स तो आ ही जाते हैं, जीएटी में सिर्फ मैथ्स में पास मार्क चाहिए, अराउंड 675 मार्क्स। तो देखिए उन कैंडिडेट्स के लिए मैं ये कहूँगा 75 मार्क्स मतलब, देखिए दोस्तों 75 मार्क मतलब 30 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। तो 30 क्वेश्चंस करेक्ट के लिए आपका कुछ टॉपिक ऐसा है जहाँ से आप 30 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एपीजीपी हो गया सीरीज़ वाले, फिर आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, फिर आपका प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी टफ आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हल्के भी आते हैं दोस्तों, वो आप करके जाओ। उसके अलावा आपको कैलकुलस छूना नहीं है, थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन आप देख लो, उससे काम चल जाएगा। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा आप देख लो, उससे काम चल जाएगा, आपका 30 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि कौन से सोर्स आपको फॉलो करने हैं। तो सोर्स के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो मेन फोकस होना चाहिए दोस्तों, वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए दोस्तों। आपका जितने भी टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में, आपके सारे कॉन्सेप्ट उसको लेकर क्लियर होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको कहाँ से वो करने हैं, यूट्यूब चैनल में बता रहा हूँ दोस्तों। वैसे सर का कोर्स भी आता है, आप कोर्स भी ले सकते हो, लेकिन उनका जो कोर्स में जो पढ़ाते हैं वो यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है दोस्तों। यूट्यूब चैनल बोरा क्लासेस करके है एक, वो आप जाकर फॉलो करो। सर का वीडियो है, वन शॉट वीडियो है, फिर से कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, अलग अलग से भी है। निशांत बोरा करके एक टीचर है दोस्तों यूट्यूब पे, आप उनको जाके फॉलो करो। उनका जो मैथमेटिक्स है, जेई का मैथमेटिक्स सर पढ़ाते हैं, वो आपको एक बार लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। हर एक टॉपिक का आपका एनडीए का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक तो ये हो गया मैथमेटिक्स के लिए। एक है वेदांतु पे पुलकित सर करके एक सर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वो वेदांतु चैनल पर हैं दोस्तों। आप उस पर जाके सर का वीडियो देखना दोस्तों। जितना भी कॉन्सेप्ट का वीडियो है वो आप इन दो सर से जाकर देखना। ये मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने भी सर से पढ़ा था और मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए दोस्तों। उसके बाद एनडीए एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। आप जेई का पेपर भी देखोगे तो वो भी, उसमें अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 19 to 18 क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे, यदि आप सर से पढ़ के जा रहे हो तो दोस्तों मैं यहाँ बता दिया कि आपको कहाँ से फॉलो करनी है। आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, सिंपली सर्च करना है निशांत बोरा मैथमेटिक्स। आपके जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक आ जाएगा, वो आप पढ़ लो दोस्तों। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ने में आपको बोरिंग लगेगा दोस्तों, क्योंकि एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ होते हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, खास करके फंक्शन और कैलकुलस वाले चैप्टर में। तो आपको पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। आप एक बार खाली देख लो, आप एक बार देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपका वीक है, कौन से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, किस में आपको ज़्यादा टाइम देना है। एक बार आप सारे वीडियो ज़रूर देखना, कॉनिक सेक्शन से लेके फंक्शंस वाली जितने वीडियो हैं, कैलकुलस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बार जितना सारा कॉन्सेप्ट है सबका वीडियो आप सर से एक बार ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो आपसे पीछे रह पाएगा, जो एग्ज़ाम में आ रहा है आपको पता नहीं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा दोस्तों। आप एक बार ज़रूर देख लेना। ये रहा मेरा पर्सनल सजेशन दोस्तों। इसमें कोई ये नहीं है कि आप इसी को जाकर देखें। आपको अगर कोई इनसे भी अच्छे सर मिलते हैं जो जेई लेवल तक के मैथ्स पढ़ाते हैं, आप उनसे करके जाओ, लेकिन आप पूरा सिलेबस का कॉन्सेप्ट एक बार ज़रूर देख कर जाना, वो भी अच्छे टीचर से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद ऐसा नहीं लगे कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से पूछ दी। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए मैं आपको 2 चैनल सजेस्ट किया हूँ। ये 2 सर हैं जो मैथमेटिक्स के काफ़ी अच्छे सर हैं, आप उनसे ज़रूर कवर करना। उसके बाद ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, आप देख लिए।
जितने भी टॉपिक हैं आपने कॉन्सेप्ट देख लिया दोस्तों, फिर आप पाथ फाइंडर में आ जाना। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ समझने वाली बात है, लोग तो कहेंगे कि मैंने सर पाथ फाइंडर भी लगा ली, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा ली, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में हमसे नहीं बना। देखो दोस्तों, ये कहने वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक पाथ फाइंडर लगाना और एक क्वेश्चंस को समझ कर लगाना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों। पी वाइज क्यू सारे लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे हैं जो एनालाइज करके उसको समझ के पढ़ते हैं दोस्तों। पी वाई क्यू पढ़ने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, उसको समझना आना चाहिए। अगर आप एक बार समझ के पढ़ लिए दोस्तों, उसके बाद आपका पी वाई क्यू क्लियर हो गया तो आपको एग्ज़ाम हॉल में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन यदि आप सिंपली एक बार बना लिए पी वाई क्यू, आपको लगा कि अच्छा मैंने तो बना लिया, आपको आंसर याद हो गया, फिर आप दोबारा उसको बनाने जाओगे तो आप पूरा तो बनाते नहीं हो, आपको आंसर याद है, आप आंसर बना के उसको टिक कर दिए। अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए वो क्वेश्चन तो सही हो गया उस टाइम पे, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, और एग्ज़ाम हॉल में आपको उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, वो आप नहीं बना पाओगे। तो दिक्कत यहाँ ये है। यदि आप पाथ फाइंडर भी लगा रहे हो दोस्तों, तो आपको समझ के लगाना है, आपको ऐसे ही नहीं लगा लेना है कि आप लगा लिए, आंसर याद हो गया, दोबारा भी बनाए, आंसर याद था, ऐसे नहीं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ के फिर उसके पीछे क्या फार्मूले लग रहे हैं, यदि इसी टाइप के दूसरा क्वेश्चन आता है तो क्या आपसे वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये तरीका हुआ आपको पाथ फाइंडर लगाने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का। उसके बाद आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स है दोस्तों, जो आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो उसमें भी काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट है जो अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट है, खास करके कैलकुलस में और एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में। उसके बाद पी वाई क्यूज़ हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, पी वाई क्यूज़ सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो पी वाई क्यू करके गया था, उससे कुछ नहीं। सारा चीज़ आपका पी वाई क्यू में ही है दोस्तों। पी वाई क्यू खाली करने से नहीं होता है, पी वाई क्यू आपको समझ के करने हैं। आपको पी वाई क्यू इस तरीके, हर एक क्वेश्चन पी वाई क्यू में आपको एक कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो दोस्तों, उसको समझ के लगाना ही आपका मेन स्ट्रेटजी होना चाहिए। और सिंपली ऐसे ही लगा लेने से और आंसर याद कर लेने से वो पी वाई क्यू लगाना नहीं हुआ दोस्तों। वो सारे लोग करके जाते हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला एग्ज़ाम हॉल में। आपको पी वाई क्यूज़ इस तरीके से लगाना है कि उसमें जो कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है वो आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये मेन तरीका हुआ दोस्तों। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि दोस्तों, अगर आप टॉपिक कवर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप फंक्शन से स्टार्ट करना दोस्तों। पूरा फंक्शंस क्लियर करने के बाद आप सीधे कैलकुलस में आ जाना। कैलकुलस क्लियर करने के बाद आप कॉनिक सेक्शन में आ जाना। कॉनिक सेक्शन क्लियर करने के बाद आप सीधे आ जाना इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद क्वाड्रेटिक में आ जाना, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाना दोस्तों। ये सारे टॉपिक्स करके आप अपना एग्ज़ाम हॉल में जो भी क्वेश्चन पूछें वो बनाया जा सकता है दोस्तों। फंक्शन ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि उसमें आपका फंक्शन इज ए सब्जेक्ट एक्चुअली। फंक्शन सारे टॉपिक में घुसा देते हैं दोस्तों क्वेश्चन पूछते वक्त। और फंक्शन अगर आपका क्लियर नहीं है दोस्तों, तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ अराउंड 25 क्वेश्चंस यू आर सिंपली गोइंग टू लीव इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू फिनिश ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन चैप्टर। फंक्शन चैप्टर खुद में एक सब्जेक्ट है दोस्तों, तो आप फंक्शन चैप्टर ज़रूर कर लेना। वो सर ने अपने यूट्यूब वीडियो में डाल रखा है, वो किसी सर से भी आप पढ़ सकते हो जिनसे मैंने सजेस्ट किया है। यदि आपको भी लगता है कि आपके पास भी कोई ऐसे सर हैं जिनसे आप पढ़ते हो, उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको इसी से ही पढ़ना है, ठीक है। फिर देखना दोस्तों, एक जो मैं यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, जो मैं चौथा जो सोर्स बताया हूँ मैथमेटिक्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी करेंट सिनेरियो में जेईई मेन लेवल का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम हॉल में। तो जेईई मेन जो प्रीवियस 2 ईयर्स नहीं तो प्रीवियस ईयर ले लो भाई, ओनली 1 साल ले लो। 1 साल में जितने भी शिफ्ट हुए हैं दोस्तों, उनका क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर लगाना दोस्तों। यदि उनका क्वेश्चंस आप लगा रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे,
क्योंकि जेईई मेन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो एक क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट मिलाकर पूछते हैं। जैसे कि यदि फंक्शंस दिया तो उसमें क्वाड्रेटिक भी डाल देंगे, कॉम्प्लेक्स भी डाल देंगे, कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी डाल देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक क्वेश्चन में आपका 4 सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही पूछने हैं दोस्तों, उसमें पूरे टॉपिक को कवर करना है। तो 25 क्वेश्चंस में अगर पूरे टॉपिक को कवर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक क्वेश्चन में 3-4 टॉपिक को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाए। तो यही पैटर्न आपका यूपीएससी में भी फॉलो कर रहा है और उसको आपको करना पड़ेगा दोस्तों। और उसको करने के लिए मैंने बता रही क्या दोस्तों कि अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सर से आप एक बार पढ़ लिए, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप उससे पढ़ सकते हो, आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो दोस्तों। यही आपका कॉन्सेप्ट हुआ। और एनडीए का जो सॉल्व पेपर आता है वो भी आप ले सकते हो पाथफाइंडर के साथ साथ, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा आपका ओवरऑल मैथमेटिक्स का स्ट्रेटेजी दोस्तों। यदि कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। अब मैं आ जाता हूँ जीएटी में दोस्तों। तो जीएटी में कोई बड़ा उसमें कोई जीएटी देखिए दोस्तों, अगर जीएटी में मैं बोलूँ तो 50 क्वेश्चन तो इंग्लिश के ही आ जाते हैं। तो 50 में तो कम से कम आपका 35 तो सही हो ही जाएगा, करेक्ट, मतलब ओवरऑल रॉन्ग प्लस करेक्ट मिलाकर मतलब 35 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए दोस्तों। दैट इज़ अराउंड 140 मार्क्स तो आपको इंग्लिश ही देकर जाएगी। क्योंकि अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो जीएटी में 40 to 45 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, इनका रिजल्ट होता है। तो 40 क्वेश्चन मतलब 160 मार्क्स तो इधर ही लेके चले जाते हैं। तो जीएटी में कोई ज़्यादा सोर्स फॉलो नहीं करना है दोस्तों। पाथफाइंडर में भी मैं ये दे रखा हूँ, पाथफाइंडर वो सिर्फ पीवाईक्यूज़ के लिए दे रखा हूँ और इंग्लिश के लिए दे रखा हूँ दोस्तों। उसके बाद क्लास 10th साइंस बुक 9th and 10th, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि लोग बोलते हैं कि सर क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहे हैं। अरे क्लास 9th and 10th अगर एनसीईआरटी आप प्रॉपर थॉरो रिवीजन ऑफ क्लास 9th and 10th साइंस बुक। उसके बाद क्लास 11 ज्योग्राफी अगर आपको ऑप्शनल है दोस्तों, ये दोनों ऑप्शनल है। क्लास 11th and 12th ये ऑप्शनल है दोस्तों, यदि आपको काफ़ी अच्छा मार्क लाना है तो आप कर सकते हो। और फिर करेंट अफेयर्स, तो यदि ये दोनों अगर आप अब ऑप्शनल में रख रहे हो तो फिर करेंट अफेयर्स तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो जीएटी के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि दोस्तों आप इंग्लिश पे फोकस करो, इंग्लिश के बाद आप क्लास 9th and 10th साइंस बुक पे फोकस करो, उसके बाद आपका करेंट अफेयर्स पे फोकस करो। तो ये 3 चीज़ें हो गए दोस्तों जो आपको 250 मार्क्स तो आराम से दे देंगे। यदि आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी और एनसीईआरटी थीम्स भी कर लेते हो तो आपका 300 मार्क्स हो जाएगा। तो 300 मार्क्स जीएटी में हो गया, अराउंड 150 मार्क्स मैथमेटिक्स में हो गया, टोटल 450 मार्क्स आ गया। लेकिन अगर 250 मार्क्स अगर जीएटी आप टारगेट कर रहे हो और मैथ्स में 125 ले लेते हो, 375 ही अगर आप ला रहे हो दोस्तों, तो मतलब आजकल के कट ऑफ के अनुसार आपका काफ़ी फेयर चांस है कि आपका रिजल्ट भी आएगा, मेरिट में नाम भी आएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको अब कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर किया, मैं कैसे करता था। मेरा यही स्ट्रेटजी था दोस्तों जीएटी में, इंग्लिश के क्वेश्चन कर लेने हैं, साइंस के क्वेश्चन कर लेने हैं और करेंट अफेयर्स कर लेने हैं। इसको मिला के मैं बता रहा हूँ दोस्तों 250 के एवं भी मार्क आते थे, 250 से बिलो नहीं जाता था दोस्तों। तो मतलब यही आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, 250 प्लस आपका जीएटी में होना चाहिए और फिर 125 130 मैक्स, अगर आपका मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा है तो 150। तो टोटल 400 मार्क्स अभी के अनुसार आपके आ जाना चाहिए। तो ये रहा आपका ओवरऑल स्ट्रेटजी वीडियो दोस्तों। यदि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है दोस्तों तो आप इस पैटर्न से ज़रूर जाएं, आपको समझ में आएगा दोस्तों। एक बार अगर आप एग्ज़ाम खुद से क्लियर कर लोगे उसके बाद आप हमेशा कर लोगे दोस्तों। एक बार अगर आप खुद से कर लोगे मेहनत करके, सिर्फ एक बार मेहनत करनी है दोस्तों। एनडीए एग्ज़ाम ऐसा है कि आपने एक बार मेहनत कर ली, आपका जितने अटैम्प्ट्स बनते हैं 4 या 5 वो आप आराम से क्लियर कर पाओगे। फिर आपका मेन फोकस रहेगा एसएसबी पे कैसे ध्यान देना। फिर एसएसबी में
क्या क्या करना है उसके लिए भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों, लेकिन पहले ये सब बातों को समझ लेना चाहिए। ये सब यदि आप इम्प्लीमेंट करते हो और तरीके से आप मेहनत करते हो, आप जो गाइडेंस मैंने बताई उसको अगर फॉलो किया तो आपका रिज़ल्ट होगा दोस्तों। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से रिटन एग्ज़ाम तो क्लियर कर ही सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि कोई अगर डाउट है आपके पास तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। और यदि कोई भी ऐसा चीज़ जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में मैं लिंक दे दूँगा अपने चैनल का, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, तो उसमें आप जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद।